15 फरवरी 2019 रॉ की स्पाई सैटेलाइट्स ने अचानक अपना फोकस पाकिस्तान की एक पहाड़ी पर बने आतंकी कैंप की ओर मोड़ लिया था। आसमान के साथ साथ जमीन पर भी हलचल दिखाई दे रही थी। पठानी कपड़ों में रॉ के 2 एजेंट खालिद और जुनैद भी इस कैंप के आसपास चक्कर लगा रहे थे। एजेंट्स इस ठिकाने को देखकर हैरान थे, क्योंकि ये एक मिलिट्री एकेडमी की तरह बने इस कैंप में एक समय में लगभग 500 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। अजमल कसाब जैसे आतंकी भी यहीं से निकल चुके थे। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में यहां 300 नए आतंकियों के पहुंचने की भी खबर थी। एजेंट्स तुरंत समझ जाते हैं, भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जड़ कोई और नहीं बल्कि यही कैंप था। इसलिए एजेंट्स तुरंत इस ठिकाने की हर छोटी बड़ी जानकारी अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद दोनों एजेंट यहां से हवा की तरह गायब हो जाते हैं। जैसे ही ये सैटेलाइट तस्वीरें और एजेंट्स की इंटेल रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती हैं, वैसे ही भारत में 1971 के बाद की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी बालाकोट स्ट्राइक की, जिसने पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। 19 फरवरी 2019 करीब 4 दिनों तक सारी इंटेलिजेंस जुटाने के बाद रॉ चीफ अनिल धस्माना आधी रात में ही पीएम मोदी के आवास पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री से मिलते ही वे कहते हैं, सर, आपके निर्देश अनुसार हमने मसूद अजहर को उसके किए की सजा देने की पूरी तैयारी कर ली है। ये सुनते ही बिना कोई भाव बदले प्रधानमंत्री उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक सीक्रेट बैठक बुला लेते हैं। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होती है। धस्माना सबके सामने कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हुए कहते हैं, ये पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का बालाकोट में मौजूद सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। वो आगे बताते हैं, अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो एक ही वार में आतंकियों की गतिविधियां कम से कम 10 साल पीछे चली जाएंगी। धस्माना आगे बोल ही रहे होते हैं कि तभी आर्मी चीफ उन्हें बीच में रोकते हुए पीएम की ओर देखकर कहते हैं, सर, हम पुलवामा का बदला उरी अटैक जैसी स्ट्राइक से लेने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान पहले से ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे समय पर कोई भी कदम उठाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आर्मी चीफ आगे कुछ कहने ही वाले होते हैं कि डोभाल उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज लहजे में कहते हैं, आज हम चुप रहे तो वे हमेशा की तरह कुछ दिन बाद फिर हमारा खून बहाएंगे। इतना कहकर वे पीएम की ओर देखते हुए एक ही बात कहते हैं, हमें स्ट्राइक करनी होगी और पूरी ताकत से करनी होगी। डोभाल की ये बात सुनकर पीएम कुछ पल शांत रहते हैं। वे कमरे में मौजूद हर शख्स की ओर एक एक कर नजर डालते हैं, फिर सोचकर कहते हैं, डोभाल जी सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा। ये सुनकर धस्माना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद मीटिंग में मौजूद तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित बाकी अधिकारी भी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। काफी देर तक सबकी बातें सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पर एयर स्ट्राइक सबसे असरदार विकल्प रहेगा। ये सुनकर वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं। अब मीटिंग खत्म होने को थी। पीएम अपनी कुर्सी से उठने लगते हैं, तभी वे वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से भली भांति परिचित हूं। मिशन कठिन होगा, लेकिन आपको हर हाल में 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना है। वायुसेना प्रमुख भी जवाब देते हैं, सर, उन आतंकियों के लिए हम इस धरती को नरक बना देंगे। बैठक खत्म होते ही भारतीय वायुसेना एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाती है, जिसके आगे उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी बस एक झलक जैसी लगने वाली थी। इससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि इतनी जल्दबाजी में यह स्ट्राइक क्यों की जा रही थी। आखिर जैश-ए-मोहम्मद ने ऐसा क्या किया था कि आज उसके आतंकियों को ऐसे अंजाम का सामना करना पड़ने वाला था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को 78 ट्रकों में लगभग 2500 सीआरपीएफ जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। गाने गाते, आपस में बातें करते हुए हमारे ये जवान नेशनल हाईवे नंबर 44 पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें चले अभी करीब 15 मिनट ही हुए थे कि तभी एक कार अचानक काफिले की तरफ आती दिखाई देती है। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही करीब 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी काफिले के एक ट्रक से टकरा जाती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली, जिसका सरगना मसूद अजहर था। 20 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलते ही वायुसेना मिशन की तैयारी में जुट जाती है।
लेकिन ये मिशन योजना से कहीं ज्यादा कठिन साबित होने वाला था। भारत पुलवामा का कड़ा जवाब दे सकता है और शायद दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करे, इस डर में पाकिस्तान ने अपनी फौजें सीमा पर तैनात कर दी थीं। रॉ ने भी इनपुट दिया था कि आईएसआई का नेटवर्क भारत में सक्रिय हो चुका है। ऐसे में इस मिशन की सफलता पूरी तरह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर निर्भर थी। इसी वजह से शुरुआत में पूरा प्लान सिर्फ स्ट्राइक करने वाले पायलटों को ही बताया गया था। सब कुछ नॉर्मल दिखे, इसलिए 20 से 24 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाला एयर शो भी तय समय के अनुसार चलता रहा। दुनिया का ध्यान एयर शो पर था, जबकि ग्वालियर एयरबेस पर चुपचाप बड़ी कार्यवाही की तैयारी हो रही थी। पाकिस्तान को ग्वालियर बेस पर बढ़ती हलचल पर शक न हो, इसलिए वहां एक नियमित निरीक्षण का बहाना बनाया गया। साथ ही कश्मीर क्षेत्र में भी लड़ाकू विमानों की रोजाना उड़ानें जारी रखी गईं, ताकि स्ट्राइक वाले दिन किसी भी अचानक हुई हलचल का शक न हो। आईएसआई के मुखबिर भारतीय वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, इसलिए वायुसेना प्रमुख भी अपनी दिनचर्या सामान्य ही रखते रहे। कभी एयर शो में शामिल होते तो कभी किसी अधिकारी की फेयरवेल पार्टी में नजर आते। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल प्लान पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, ताकि आतंकियों की जिंदगी से हमेशा के लिए रोशनी छीन ली जाए। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि स्ट्राइक के बाद एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। ऐसा खतरा जो पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाला था। 26 फरवरी 2019 आधी रात को वायुसेना चीफ दिल्ली में अपने आवास लौटते हैं और स्ट्राइक को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। उस रात दिल्ली में बारिश हो रही थी और उन्हें यही डर सता रहा था कि कहीं बालाकोट में भी बारिश न हो जाए, वरना सारी तैयारी बेकार हो सकती थी। लेकिन हालात जैसे आतंकियों को सजा दिलाने के ही पक्ष में थे। ग्वालियर से 12 मिराज फाइटर जेट पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए उड़ान भरते हैं। उनके पीछे 4 सुखोई 30 और 2 सर्विलेंस विमान भी रवाना होते हैं। एलओसी के करीब पहुंचते ही ये सभी पाकिस्तानी एयरबेस में घुस जाते हैं और प्लानिंग के बिल्कुल उलट पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तुरंत एक्टिव हो जाती है और हमारी वायुसेना के पीछे लग जाती है। भले ही इलाका पाकिस्तान का था, लेकिन वहां दबदबा भारतीय वायुसेना का दिख रहा था। इसी बीच 2 सुखोई बालाकोट से कई किलोमीटर दूर बहावलपुर की दिशा में मुड़ जाते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। इधर पाकिस्तानी एयरफोर्स का ध्यान भटकता है और उधर रात करीब 3 बजे एलओसी से लगभग 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी जमीन पर हमारी वायुसेना आग बरसा देती है। एक के बाद एक ये 12 लड़ाकू विमान पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कर चैन की सांस लेने वाले आतंकियों पर हमला करते हैं। कुल 5 बम पूरे कैंप पर गिराए जाते हैं। इन बमों की खासियत ये थी कि ये पहले बिल्डिंग की छत में छेद करते हैं और फिर अंदर जाकर ब्लास्ट करते हैं। इसी वजह से इस स्ट्राइक में आतंकियों के ठिकानों के अलावा और किसी का नुकसान नहीं होता है। सबसे पहला बम मेन बिल्डिंग पर गिरता है, दूसरा उस हॉस्टल में जहां ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी ठहरे थे, और तीसरा एक छोटी इमारत पर। 2 बम अपने निशाने से चूक भी जाते हैं। कुछ ही पलों में धमाकों की आवाज आसमान में गूंजने लगती है और जैशे मोहम्मद का ये बड़ा कैंप राख में बदल जाता है। भारत को मिटाने की धमकी देने वाला मसूद अजहर हाथ मलता रह जाता है। मिशन की खबर तुरंत वायुसेना प्रमुख से होते हुए पीएम तक पहुंचा दी जाती है और 12 दिन बाद पाकिस्तान को एक सख्त जवाब मिल जाता है और हमारे 40 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाती है। फरवरी 2019 अब तक पूरी दुनिया देख चुकी थी कि भारत पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को कैसी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और आतंकियों को पनाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जा चुका था। भारत पहले से ही सतर्क था कि पाकिस्तान कोई कदम उठा सकता है, इसलिए एलओसी के पास रडार और लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर रखे गए थे। साथ ही सेना और नौसेना को भी किसी जवाबी हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश थे। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों के साथ एलओसी पार कर जाते हैं। उनकी सोच भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की थी और वे उस दिशा में बढ़ते भी हैं। तभी आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान उन्हें रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। अपने आप को भारतीय विमानों से घिरा देख पाकिस्तानी पायलटों की हालत खराब हो जाती है और वे जल्दबाजी में अपने हथियार खाली इलाकों में गिराकर वापस मुड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय वायुसेना की तेज प्रतिक्रिया देख वे पाकिस्तान की ओर भागने लगते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना उनके पीछे डटी रहती है। इसी दौरान MiG-21 उड़ा रहे हमारे पायलट अभिनंदन वर्धमान दुश्मन विमानों का पीछा करते हुए एलओसी पार कर जाते हैं। हालात तेजी से बदलते हैं और हवाई मुकाबला और तीखा हो जाता है। इसी बीच एक मिसाइल अभिनंदन के जेट को लग जाता है। स्थिति बिगड़ती देख वे जेट से बाहर निकल जाते हैं और पैराशूट के सहारे नीचे उतरते हैं। जमीन पर पहुंचते ही वे खुद को भीड़ से घिरा पाते हैं। असल में वो पाकिस्तान की धरती पर उतर चुके थे। लोगों की ये भीड़ घूरते हुए अभिनंदन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाता है, इसकी बाजू पर इंडियन झंडा है, मारो इसे।
इतना सुनते ही भीड़ अभिनंदन की तरफ टूट पड़ती है। फिर भी जरा सा भी न घबराते हुए ये देश का रक्षक खुद को संभाले रखता है और अपनी पिस्तौल से हवा में फायर करता है। कुछ ही देर में भीड़ हावी हो जाती है, लेकिन तब तक ये खबर पाकिस्तानी आर्मी तक भी पहुंच चुकी थी और वे तुरंत मौके पर आ जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लेती है। उधर ये खबर भारत के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री तुरंत रॉ चीफ धस्माना को बुलाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, अब तक पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर वॉर की धमकियां देता आया है और भारत हमेशा जंग को टालता आया है। वे संदेश भिजवाने को कहते हैं कि अगर भारतीय सैनिक को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो भारत के हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बने हैं। 28 फरवरी की सुबह सीक्रेट लाइन पर धस्माना और आईएसआई चीफ के बीच बातचीत होती है। धस्माना साफ शब्दों में समझा देते हैं कि अभिनंदन को जरा भी नुकसान पहुंचा तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। इतना ही नहीं, राजस्थान में तैनात पृथ्वी मिसाइलों को भी रेडी टू फायर पोजीशन में रखा जाता है और उनका मुंह इस्लामाबाद की ओर मोड़ दिया जाता है। हाल ही में हुई बालाकोट स्ट्राइक देख पाकिस्तान समझ चुका था कि इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये देख धर धर कांपने लगता है और 1 मार्च 2019 की देर शाम अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते सुरक्षित भारत को लौटा दिया जाता है। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार उन्हें वीर चक्र से सम्मानित करती है और उनका नाम उन चुनिंदा पायलटों में दर्ज हो जाता है जिन्होंने MiG-21 से 4th जनरेशन F-16 को मार गिराया हो। दोस्तों, आतंकियों को खत्म करना आसान नहीं होता क्योंकि एक के बाद दूसरा भर्ती हो जाता है। इसलिए ऐसी स्ट्राइक्स का मकसद पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि एक सख्त संदेश देना होता है कि तुम हमारे जवानों को शहीद करोगे तो जवाब भी उतना ही कठोर होगा और दुश्मन को उसके ठिकाने तक जाकर जवाब दिया जाएगा। कुछ इसी तरह भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का जवाब दिया। अगर आपको हमारी ये 2D एनिमेटेड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।